तो सबसे पहले ऑटोकोइड्स ही है पार्ट 2 में। तो पहले क्लासिफिकेशन में एंटीहिस्टामिनिक आता है। तो एंटीहिस्टामिनिक में H1 ब्लॉकर्स ही है ये सारे। तो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन के मेटाबोलाइट्स है थर्ड जनरेशन वाले। फर्स्ट जनरेशन में जो मेन हमें याद करना है वो है प्रोमिथाजीन, एंड इन्होंने क्लासीफाई किया इनटू हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव। तो हाईली सेडेटिव में प्रोमिथाजीन, एंड देन मॉडरेटली में फेनीरामीन, एंड माइल्ड में क्लोरफेनीरामीन। और मतलब अगर ये फेनीरामीन वाली सीरीज़ याद रखना है तो हाईली सेडेटिव में एक है डाइफेनहाइड्रामीन। सेकेंड जनरेशन में एक है जो विच आर एसोसिएटेड विद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, जिन्हें कि अब विड्रॉ कर लिया है, एंड दोज आर नॉट एसोसिएटेड विद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो जो एसोसिएटेड है उनमें आता है टर्फिनाडीन एंड एक मिनट हाँ, तो जो एसोसिएटेड है विद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन उसमें आया टर्फिनाडीन, एंड जो नहीं है एसोसिएटेड विद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन उसमें सिस्टमिक है और टॉपिकल है। सिस्टमिक में सेट्रिजीन और लोराटिडीन, और टॉपिकल में है एजेलास्टीन। और थर्ड जनरेशन में इसी की मेटाबोलाइट है। तो सेट्रिजीन की है लीवोसेट्रिजीन और लोराटिडीन की है डेसलोराटिडीन। फिर हम आते हैं ड्रग्स फॉर गाउट में। तो उसमें अक्यूट गाउट है और क्रोनिक गाउट है। अक्यूट में हमारा मतलब मेन एम क्या है, इन्फ्लेमेशन को कम करना। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में आता है एनसेड्स और स्टेरॉइड। तो एनसेड्स में इंडोमिथासिन और डिक्लोफिनाक, और स्टेरॉइड में आता है प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। और फिर है ड्रग्स डिक्रीजिंग द ग्रेन्युलोसाइट माइग्रेशन, उसमें आता है कोल्चिसिन। फिर है क्रोनिक गाउट में सबसे पहले तो हम यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करते हैं। तो उसके लिए एलोप्यूरिनोल है और फेबुक्सोस्टेट है। फिर यूरिक में है प्रोबेनिसिड। और ड्रग्स इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, उसमें आता है रेस्प्यूरिकेस और पेग्लोटिकेस। नेक्स्ट वी हैव डी मार्ट्स। तो ये भी हमारा किसके लिए है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो कन्वेंशनल है और बायोलॉजिकल है। कन्वेंशनल में आता है हमारा क्लोरक्वीन। तो इसको याद करने की नमूने की थी क्यूट एंड पगली मल्लिका शेरावत। तो क्लोरक्वीन, पेनिसिलामीन, अजाथियोप्रीन, गोल्ड सोल्ड, लेफ्लुनोमाइड, इन्फ्लिक्सिमाब, मेथोट्रेक्सेट और सल्फासालासिन। और फिर हम आते हैं बायोलॉजिकल एजेंट में। तो उसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में हम याद रख सकते हैं इन्फ्लिक्सिमाब। फिर है IL-1 एंटागोनिस्ट, तो एनाकिंड्रा। IL-6 में सेरिल्यूमाब। को स्टिमुलेशन इनहिबिटर में अबाटासेप्ट और बेलाटासेप्ट। और फिर है anti-CD20 रिटोक्सीमाब। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सप्लेन बाय वाले क्वेश्चन पे। तो एक मिनट रुको सर। तो सबसे पहले है कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के पेशेंट्स में, चिल्ड्रन में हम इंडोमिथासिन क्यों यूज़ करते हैं। तो इंडोमिथासिन क्या है, एनसेड है। तो हम पहले देखते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्यों होता है। तो डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, जो इंट्रायूटेराइन पीरियड में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को कनेक्ट करके रखता है। एंड इंट्रायूटेराइन पीरियड में पल्मोनरी सर्कुलेशन में हाई रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है ये खुला रहता है। एंड इसे खोल के कौन रखता है, PGE2। तो लेट जेस्टेशनल पीरियड में क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन डीहाइड्रोजिनेस है ये अप रेगुलेट हो जाता है लंग में। तो PGE2 कम हो जाएगा तो डक्टस आर्टीरियोसिस बंद हो जाएगा। एंड अगर ये खुला रह जाता है इट लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड। और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है कि जब PGE2 बहुत ज़्यादा ही रहे तो वो खुला ही रहता है। तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो हम एनसेड्स देते हैं जैसे कि एस्पिरिन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट है कि वाई एस्पिरिन कोज गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। तो एस्पिरिन क्या है, एनसेड है। एंड तो सबसे पहले क्या है कि एस्पिरिन नॉन सिलेक्टिव और इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में
COX-1 एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो जो हमारे साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स है PGE2 और PGI2 इनकी फॉर्मेशन विल डिक्रीज। तो ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं स्टमक को, PGE2 और I2 ये एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे बाय ब्लॉकिंग द प्रोटॉन पम्प। फिर ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे और ये म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे तो ये तीनों चीज़ें नहीं होगा, तो इसलिए गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। फिर क्या है कि एस्पिरिन क्या है, वीक एसिड है। तो एसिड जब स्टमक में आएगा तो वो क्या है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा। तो एसिड इन एसिड है तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा। अनआयनाइज्ड है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल में चला जाएगा और अंदर जाके, अब जो सेल के अंदर तो एल्केलाइन पीएच था तो अंदर जाके वो आयनाइज हो गया तो वो बाहर नहीं आ सकता, तो इसे कहते हैं आयन ट्रैपिंग। तो अब क्या है, ड्रग इसकी अपनी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगी। फिर क्या है कि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली, तो एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है, तो इसलिए गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। फिर क्या है कि ये लोकल इरिटेशन करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, तो उसकी अल्सरेशन हो जाती है, इसकी वजह से भी गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है। एंड लास्ट क्या है, क्योंकि कोक्स वाला एंजाइम इनहिबिट हो रहा है तो लोक्स वाले की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज होगा। नेक्स्ट है कि पैरासीटामोल की कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती, तो इसके लिए दो थ्योरीज है। पहली है कि जिस एरिया में पेरोक्साइड होता है उस एरिया में पैरासीटामोल की जो एबिलिटी है टू इनहिबिट कोक्स एंजाइम वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी साइट पे जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेरोक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो इसलिए पैरासीटामोल इज़ इनइफेक्टिव। दूसरा क्या है कि इट इज़ थॉट कि जो पैरासीटामोल है वो CNS में सिर्फ COX-3 एंजाइम को इनहिबिट करके अपना काम करता है, तो पेरिफेरी में उसका इतना काम नहीं होता। नेक्स्ट है कि इतनी सारी एनसेड्स में सिर्फ एस्पिरिन को ही MI की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ क्यों करते हैं, या उसी का ही एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें वही बताना है कि एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। तो दो आइकोसोनोइड्स होते हैं, एक PGI2 और TXA2। A फॉर एग्रीगेशन, तो TXA2 प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है और PGI2 इनहिबिट करवाता है। तो ये दोनों ही शुरू में इनहिबिट हो जाएंगे तो इनकी क्वांटिटी विल बी डिक्रीज्ड। लेकिन फिर क्या होगा कि PGI2 एंडोथेलियम में है और TXA2 प्लेटलेट में है, तो प्लेटलेट इसे दोबारा नहीं बना सकते लेकिन एंडोथेलियम बना सकता है, तो नेट रिजल्ट होता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ एस्पिरिन ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि जो सिलेक्टिव और जो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हैं ये MI के चांस को इंक्रीज़ क्यों कर देते हैं, तो इसमें पहले यही है कि ट्रेडिशनली हमने दो एंजाइम ढूंढे थे, COX-1 और COX-2। COX-1 हर जगह होता है और COX-2 इंड्यूसिबल है, मतलब सिर्फ इन्फ्लेमेटरी साइट पे बढ़ेगा। लेकिन COX-2 क्या है कि बाकी साइट पे कॉन्स्टिट्यूटिवली भी होता है, जैसे किडनी, एंडोथेलियम और ब्रेन। तो जब हमने सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर दिया तो वो इन्फ्लेमेशन को तो कम करेंगे लेकिन एंडोथेलियम वाले COX-2 को भी इनहिबिट कर देंगे। तो क्या होगा कि TXA2 ज़्यादा बढ़ेगा, जब COX-2 सिर्फ इनहिबिट होगा तो PGI2 डिक्रीज़ हो जाएगा और TXA2 ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए प्लेटलेट एग्रीगेशन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि लो डोज एस्पिरिन क्यों देते हैं एंटी प्लेटलेट एक्शन में, तो पहले मैकेनिज्म तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है कि जब हम लो डोज पे देंगे तो ये सिर्फ पोर्टल सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स में कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स को अपना एसिटाइल ग्रुप दे देगा और वो एसिटाइलेटेड कोक्स एंजाइम बन जाएगा। तो क्या उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड है ये जब पोर्टल सर्कुलेशन को लीव करेगा तो सैलिसाइलिक एसिड लीव करेगा, जबकि हमने क्या दिया था, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये जो सैलिसाइलिक एसिड है ये अब बाकी जगह पे कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम लो डोज एस्पिरिन देते हैं। फिर है कि वाई एलोप्यूरिनोल इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। तो एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में क्या होता है कि जो परमेबिलिटी है जॉइंट्स की वो बढ़ जाती है,
तो इसलिए मतलब क्या है कि यूरिक एसिड जो डिपॉजिट होता है इन जॉइंट्स में वो इन्फ्लेमेशन करता है। अब एलोप्यूरिनोल फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, तो क्या होगा, यूरिक एसिड की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो जो टोफाई होते हैं यूरिक एसिड के, उसमें से अब यूरिक एसिड रिलीज होगा। तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि परमेबिलिटी जॉइंट्स की बढ़ी हुई है तो उसमें चला जाएगा, तो जो अक्यूट अटैक का रिस्क है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रोनिक गाउट में जिनमें रीनल इनसफिशिएंसी है, तो उनमें प्रोबेनिसिड के ऊपर हम एलोप्यूरिनोल को क्यों प्रेफर करते हैं। तो क्यों है, क्योंकि पहले तो मतलब नॉर्मल है कि जो यूरेट होता है उसको मतलब किडनी में फिल्टर, सिक्रीट और रीएब्सॉर्ब कौन सा ट्रांसपोर्टर करता है, यूरेट 1। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये क्या करेगा, किसी भी एनायन के एक्सचेंज में यूरेट को मतलब एक्सचेंज कर लेगा। प्रोबेनिसिड क्या है कि इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो इसलिए वो यूरेट की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तो अब क्या है कि एक्सक्रीशन बढ़ रही है तो प्लाज्मा में इसका लेवल कम हो रहा है, तो टोफाई में से अब ये यूरिक एसिड निकलेगा। एक मिनट। तो किधर थे हम। तो जो प्रोबेनिसिड है, अगर रीनल इंसफिशिएंसी है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोबेनिसिड हम रीनल इंसफिशिएंसी में नहीं देते, हम एलोप्यूरिनोल देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेनिसिड थेरेपी पे हम यूरिन को एल्केलिनाइज क्यों करते हैं, तो प्रोबेनिसिड क्या है, यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो हम उसकी एक्सक्रीशन करवानी है। तो क्या होगा, यूरिक एसिड क्या है एसिडिक, तो हम मतलब एल्केलिनाइज करेंगे ताकि यूरिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाए और वो आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाए। फिर है कि एलोप्यूरिनोल और 6-mercaptopurine को इकट्ठे क्यों नहीं देते। तो जो जेंथीन है और जो 6-mercaptopurine है, इन दोनों का मेटाबॉलिज्म होता है जेंथीन ऑक्सीडेज से, और एलोप्यूरिनोल क्या करेगा, इन्हें इनहिबिट करेगा तो यूरिक एसिड तो नहीं बनेगा, लेकिन 6-mercaptopurine मतलब अकुमुलेट होने लग जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या करता है, बोन मैरो सप्रेशन करता है। तो इसलिए हमें इन दोनों को इकट्ठे नहीं देना चाहिए। और लेकिन किसको दे सकते हैं, मतलब थायोगुआनिन को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैफ़ीन माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हम कैफ़ीन को अर्गोटामाइन के साथ क्यों देते हैं। तो एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन क्यों होता है, वेजोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रेनियल ब्लड वेसल की। अर्गोटामाइन क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। कैफ़ीन हम साथ में क्यों देते हैं, क्योंकि एक तो वो अर्गोटामाइन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और दूसरा वो भी क्रेनियल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। नेक्स्ट है कि प्रोबेनिसिड यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो क्यों बढ़ाता है, तो हमने देख लिया कि यूरैट को इनहिबिट करता है, लेकिन वो पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है। तो क्योंकि पेनिसिलिन और यूरिक एसिड दोनों एक्सचेंज होते हैं बाय यूरैट 1। तो अगर वो इसे इनहिबिट कर रहा है तो क्या करेगा, पेनिसिलिन की कॉन्सेंट्रेशन को ये बढ़ा देगा और यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट वी हैव कि एस्पिरिन के साथ हम अगर इब्यूप्रोफेन देंगे तो उसका एंटी प्लेटलेट एक्शन डिक्रीज क्यों हो जाएगा। तो शुरू में वही है, पीजीआईडोल TXA2 को कैसे करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि जब हम इब्यूप्रोफेन देंगे एस्पिरिन के साथ तो कुछ जो कोक्स एंजाइम है वो रिवर्सिबली इनहिबिट होंगे, जबकि एस्पिरिन क्या कर रहा था, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा था। तो मतलब अगर मान लो 50% रिवर्सिबल इनहिबिट कर रहे हैं तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और TXA2 दोबारा से बनने लग जाएगा, तो उसका नेट एक्शन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव रेशनेल। तो हम पैरासीटामोल पॉइजनिंग में N-acetyl-cysteine क्यों देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैरासीटामोल की मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। तो 95% जो पैरासीटामोल है उसकी कॉन्जुगेशन हो जाती है और वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो 5% है वो साइटोक्रोम P से मेटाबोलाइज होके एक कंपाउंड बनाता है NAPQI। ये क्या, जब मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, लीवर में जो ग्लूटाथायोन है वो इसे कॉन्जुगेट करके मतलब इनइफेक्टिव बना देते हैं, लेकिन जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाए, जब ये ज़्यादा बने या फिर जब लीवर में ग्लूटाथायोन कम हो जाए तो क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल से बाइंड करके हेपाटिक नेक्रोसिस कर सकता है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर सकता है और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा कर सकता है।
फिर है हम एन एसिटाइलसिस्टीन क्यों देते हैं, तो वो एक तो क्या करेगा, ग्लूटाथाइन को प्रोवाइड करेगा, तो हिपाटोसाइट की एपोप्टोसिस विल डिक्रीज, फिर वो NAPQI से बाइंड करके उसकी टॉक्सिसिटी कम करेगा, फिर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कम करेगा, तो रीनल इंजरी कम होगी। नेक्स्ट वी हैव कि क्रॉनिक गाउट में एलोप्यूरिनॉल क्यों देते हैं। तो पहले यही है, गाउट में क्या है, यूरेट क्रिस्टल की प्रेसिपिटेशन होती है, तो हाइपर यूरिसीमिया आता है जो कि या तो अंडर सिक्रीशन से होता है या ओवर प्रोडक्शन से होता है। तो एलोप्यूरिनॉल क्या करता है कि वो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, तो यूरिक एसिड कम प्रोड्यूस होगा। फिर क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। फिर क्या है, एलोप्यूरिनॉल मेटाबोलाइज होता है एलोजेंथीन में, ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो वो भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा। तो फिर क्या है, एलोप्यूरिनॉल देने से पहले यूरिक एसिड प्रेडोमिनेंट प्यूरिन होता है, जब हम एलोप्यूरिनॉल देंगे तो हाइपोजेंथीन भी होगा, ज़ैंथीन भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, तो इन सब की क्या है, इंडिपेंडेंट सोल्यूबिलिटी होती है, तो नेट जो यूरिक एसिड के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो सारे प्यूरिन्स है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो इसलिए यूरिक एसिड की जो नेफ्रोपैथी का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सक्रीशन ऑफ हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन इज़ मोर एफिशिएंट एंड इनकी डिपोजिशन नहीं होती, एंड मिनिमल रिस्क ऑफ जेंथीन स्टोन्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनटेक ऑफ फ्लूइड और यूरिनरी एल्कलाइजेशन करके हम इसका भी रिस्क कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम मेथोट्रेक्सेट क्यों देते हैं एज अ डीमार्ट, तो सबसे पहला एक्शन तो यही है कि ये आइकर ट्रांसफॉर्माइलेज को इनहिबिट करता है, तो क्या होगा कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म विल बी इनहिबिटेड, तो एडिनोसिन का एक्युमुलेशन होगा और टी सेल एक्टिवेशन का इनहिबिशन होगा। उसके अलावा ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करेगा, तो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज की फंक्शनिंग विल बी अफेक्टेड। नेक्स्ट है कि ये जो इम्यून इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है, एंड लास्ट क्या है कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की लेवल को रिड्यूस करता है, तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले प्रोमेथाजीन है। प्रोमेथाजीन क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, और उसके बाद है कि ओरली भी दे देते हैं और पेरेंटली भी देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, H1 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। यूज़ क्या है कि दो एक्शन है इसके, एक H1 को ब्लॉक करेगा और दूसरा एंटी कॉलिनर्जिक एक्टिविटी है, तो एज एन एंटी एलर्जिक मेडिकेशन इचिंग, हे फीवर, इंसेक्ट बाइट वगैरह में दे सकते हैं, और क्योंकि एंटी कॉलिनर्जिक है तो कॉमन कोल्ड, वर्टिगो, मोशन सिकनेस, पार्किंसोनिज्म और मस्कुलर डिस्टोनिया में देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट, तो सब इसका क्या है, सिडेशन होता है, फटीग होता है, डिमिनिश अलर्टनेस होता है, ये तो H1 की वजह से है। फिर बाकी एंटीकोलिनर्जिक वाले होंगे, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और ब्लरिंग ऑफ विजन, और तो बाकी यही है कि एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेट्रिजीन, तो वो क्या है, सेकेंड जनरेशन वाली है, ओरली दे देते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और कोई एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ GI डिस्टर्बेंस करती है, एंड उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सिप्रोहेप्टाडीन, तो ये भी एंटीहिस्टामिनिक है। इसकी एडिशनल एक्टिविटी क्या है, ये सीरोटोनिन रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है। केमिकल इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ रिलेटेड टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ओरली देते हैं तो दो काम है, H1 एंटागोनिस्ट और 5-HT2AC एंटागोनिस्ट। इसे भी एलर्जी में यूज़ करते हैं, ये मॉडरेटली सिडेटिव है, बाकी सब कुछ सेम है। इसको, और ये ऑफ लेबल ड्रग है, तो ये प्रमोट करते हैं वेट गेन को, लेकिन इट इंटरफियर्स विद लर्निंग, तो हम बच्चों में नहीं देते। नेक्स्ट वी हैव एस्पिरिन, तो एस्पिरिन का हमने इतना सब कुछ पढ़ ही लिया। ओरली देते, आयरन ट्रैपिंग होती है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, एंड उसका यूज़ क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, डक्टस आर्टीरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में देते हैं, एंड नियासिन इंड्यूस फ्लशिंग में देते हैं, डिस्मेनोरिया में देते हैं, प्रीएक्लेम्पसिया में देते हैं, एंड ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का चांस भी रिड्यूस करती है।
एडवर्स इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेप्टिक अल्सर डिसीज, नोशिया। अगर एक्सेसिव इंटेक होगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसे सैलिसाइलिज्म कहते हैं। फिर है बच्चों में नहीं देते क्योंकि रे सिंड्रोम कर सकता है। उसके बाद है कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ा देता है। एंड थेराप्यूटिक डोज पे ये हाइपर यूरिसीमिया कर सकता है। टॉक्सिक डोज पे ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकता है। एक्सक्रीशन के लिए हम एल्कलाइनाइजेशन करते हैं यूरिन की। नेक्स्ट ये जो भी कॉक्सिब वाली है, पैराकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, ये क्या है? सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो ये क्या है कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे तो प्रोस्टेनोइड्स की जनरेशन डिक्रीज होगी। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, डिस्मेनोरिया में और एक्यूट डेंटल सर्जरी में। साइड इफ़ेक्ट सभी सेम ही है इसके। एंड बाकी एडवांटेज क्या है कि जीआई टॉक्सिसिटी कम होती है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल, तो ये भी एनसेड है, ओरली देते हैं, सेफ इन प्रेगनेंसी है एंड सभी एज ग्रुप को दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह हमने सभी कर लिया। एंड एंटीपायरेटिक ड्रग है फर्स्ट लाइन, हेडेक, माइल्ड माइग्रेन वगैरह में दे सकते हैं एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग है। कोई भी ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन में इनफेक्टिव होती है एंड बाकी सब कुछ वो सेम है जो हमने कर लिया। फिर हम आते हैं कॉलचिसिन पे, अक्यूट अटैक में देते हैं, ओरली दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, एंटी ग्रेन्युलोसाइट माइग्रेशन इसका इफेक्ट होता है। उसके अलावा एंटी माइटोटिक इफेक्ट है। यूजेस हम याद कर सकते हैं यूसीएमएस से, कॉलचिसिन यूसीएमएस। तो सबसे पहले है यूरिक एसिड वाले केस में कि गाउट में दे सकते हैं, फिर सिरहोसिस में, एंड देन मेडिटेरेनियन फीवर में एंड सार्कोइडोसिस में। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, बाकी एब्डोमिनल पेन और एब्डोमाइलिसिस। स्पेशल पॉइंट क्या है कि एनाल्जेसिक नहीं है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी नहीं है, फिर भी अक्यूट अटैक ऑफ गाउट में को उसको कंट्रोल कर लेता है। बाकी ब्लड लेवल पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है अक्यूट गाउट में। फिर हम आते हैं थेरेप्यूटिक स्टेटस पे। तो थेरेप्यूटिक स्टेटस में सबसे पहले है माइग्रेन की। तो माइग्रेन में हम कौन सी दवाइयाँ है? 4 है, ट्रिप्टान्स, अर्गोटामीन्स, एनसेड्स और प्रोपेनोलोल। तो इसमें से अक्यूट सीवियर माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस है सुमाट्रिप्टान, और माइल्ड टू मॉडरेट में है एनसेड्स। प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोपेनोलोल। अर्गोटामीन क्या है? सेकेंड लाइन ड्रग है। तो अदर ड्रग्स में ये 4 आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं कंपैरिजन। तो जो सुमाट्रिप्टान है ये क्या है? सेरोटोनिन में 1B और 1D का एगोनिस्ट है। तो ये क्या करता है कि सीवियर अटैक को मैनेज करता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड बेटर टॉलरेटेड है देन अर्गोट्स। ये वॉमिटिंग को भी सप्रेस करता है, लेकिन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में, क्योंकि कोरोनरी वेजोस्पाज्म कर सकता है। नेक्स्ट है अर्गोटामीन और डाईहाइड्रोअर्गोटामीन। इन्हें आजकल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा के गैंग्रीन का रिस्क बढ़ाता है, नोजिया वॉमिटिंग को इंक्रीज़ करता है, इराटिक एब्जॉर्प्शन होती है, लेस इफेक्टिव है। इसे भी हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में नहीं देते क्योंकि ये भी वेसोस्पाज्म कर सकता है। नेक्स्ट वेव एनसेड्स, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट में देते हैं, सीवियर में नहीं देते, सेफ़ है और टॉलरेबल है। प्रोपेनोलोल को हम लॉन्ग टाइम प्रोफिलैक्सिस में देते हैं, लेकिन इन्हें हम ABCD कंडीशन में नहीं देते, एस्थमा, ब्रेडिकार्डिया, CHF और डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट वी हैव एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। 4 है, एस्पिरिन, इब्यूप्रोफेन, कॉक्सिप्स और पैरासीटामोल। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? एस्पिरिन है। चिल्ड्रन में इब्यूप्रोफेन है। और सेकेंड लाइन ड्रग है जो टॉलरेट नहीं कर सकते, कॉक्सिप। और पैरासीटामोल को एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हम यूज़ नहीं करते। तो बाकी एस्पिरिन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। इंडोमिथासिन भी हो गया, इब्यूप्रोफेन है। बाकी किटोरोलैक है जो हम IV रूट से देते हैं, सिर्फ एक ही एनसेड्स है जो IV रूट से देते हैं, किटोरोलैक। एंड इट प्रोड्यूस एनाल्जेसिया इक्विवेलेंट टू ओपियोइड्स, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में देते हैं। बाकी कॉक्सिप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एक मिनट। नेक्स्ट वी हैव कॉमन कोल्ड। उसमें सेट्रेजिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन वाली है, कोई भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं होती। तो कॉमन कोल्ड में राइनोरिया डिक्रीज करने के लिए हमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रूमेटॉइड
इसमें तो दो है, एनसेड्स और मेथोट्रेक्सेट। एनसेड सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए फर्स्ट चॉइस है, मेथोट्रेक्सेट फर्स्ट चॉइस है फॉर डीमार्ट। फिर कंपैरिजन में हमने ये सब कुछ तो देख लिया। नेक्स्ट वी हैव हाइपोयूरिसीमिया में एलोप्यूरिनोल ड्रग ऑफ चॉइस है क्रोनिक गाउट के लिए। एंड जो एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अक्यूट में नहीं देते। प्रोबेनिसिड भी हम अक्यूट में नहीं देते और ये सेकेंड लाइन ड्रग है। ठीक है, बाकी ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट गाउट में भैया एनसेड है, स्टीरोइड है, कॉलचिसिन है। एनसेड ड्रग ऑफ चॉइस अक्यूट अटैक में, एंड जो एनसेड को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनके लिए स्टीरोइड है, और जो इन दोनों में रिस्पॉन्ड नहीं करते उनके लिए कॉलचिसिन है। ठीक है, लास्ट वी हैव ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में तीन है, माइग्रेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट है। माइग्रेन में हमारा थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टॉप द हेडेक एंड टू स्टॉप नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो हेडेक के लिए अगर माइल्ड है तो पैरासीटामोल, मॉडरेट है तो भी हम पैरासीटामोल लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा इंसेट्स है डिक्लोफिनाक, और सीवियर है तो ट्रिप्टान्स, और सीवियर में 6 मंथ मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रोपेनोलोल। फिर वो वॉमिटिंग के लिए है मेटाक्लोप्रामाइड दोनों में। ठीक है, और स्पेशल पॉइंट क्या है कि एनसेड्स हम बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, इबुप्रोफेन की जगह हम डिक्लोफिनाक दे सकते हैं। एंड उसके बाद है कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जैसे लैक ऑफ स्लीप, चीज स्ट्रेस, इट शुड बी अवॉइडेड। एंड सीवियर माइग्रेन में प्रोपेनोलोल इज यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस, बाकी अल्टरनेटिव है, एंड सुमाट्रिप्टान का अल्टरनेटिव है अर्गोटामिन। देन वी हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन एंड टू स्लो द डिसीज प्रोग्रेशन। पेन के लिए डिक्लोफिनाक एंड डिसीज प्रोग्रेशन के लिए मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट वे गाउट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टॉप द पेन एंड इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग अक्यूट अटैक, और क्रॉनिक में डिक्रीज द सीरम यूरिक एसिड लेवल, तो उसके लिए डिक्लोफिनाक और एलोप्यूरिनोल है। तो ये सारा हो गया हमारा क्या कहते हैं ऑटोकोइड्स। आगे करना है क्या अभी दूसरा चैप्टर? कर लेते हैं। ठीक, कौन सा है इसके बाद? सीवीएस तो फर्स्ट में था। डायूरेटिक भी हो गया, एंडोक्राइन कर लेते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन में पहले ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स हैं। तो अगर इसे हम सीक्वेंस में देखें, सबसे पहले होता है हमारा सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट करने वाला। तो इसमें आते हैं हमारे थायोसाइनेट और परक्लोरेट, लेकिन ये आजकल यूज़ नहीं होते। उसके बाद है थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर, तो एक है इसमें मिथीमाजोल और कार्बेमाजोल जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। और फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं दैट इज़ प्रोपाइल थायोइरासिल। फिर सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाले सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड और ल्यूकोल्स आयोडीन, ये हम देते हैं सर्जरी से पहले थायराइड को छोटा करने के लिए। फिर है पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर, उसमें प्रोपाइल थायोइरासिल, प्रोपेनोलोल और प्रेडनिसोलोन है। फिर है एडजुवेंट ड्रग्स, तो उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। फिर है जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन। नेक्स्ट वी हैव इंसुलिन प्रेपरेशंस, तो शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है, और इंसुलिन के एनालॉग्स होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आता है हमारा रेगुलर इंसुलिन और सेमी लेंटे, इंटरमीडिएट में लेंटे और एनपीएच, और लॉन्ग एक्टिंग में अल्ट्रा लेंटे। इंसुलिन एनालॉग्स में आते हैं रैपिड एक्टिंग और पीकलेस इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग में है लिस्प्रो, शॉर्ट एक्टिंग रैपिड में है लिस्प्रो और पीकलेस में है ग्लार्जीन, तो लॉन्ग एक्टिंग है वो। फिर हम एंटी डायबिटिक ड्रग में आते हैं, तो इंजेक्टेबल होती है, ओरल होती है। इंजेक्टेबल में इंसुलिन है, जीएलपी एनालॉग है, और अमाइलिन एनालॉग है। अमाइलिन वाले के तो नाम में है प्रेमलिनटाइड, और जीएलपी एनालॉग में हम याद रखते हैं एक्सिनाटाइड और लीराग्लूटाइड। ठीक है, फिर हम आते हैं ओरल में, तो ओरल में आता है इंसुलिन सिक्रीटागोग्स और अदर मैकेनिज्म वाले। इंसुलिन सिक्रीटागोग क्या है? जो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल है उन्हें इनहिबिट करता है। इसमें आते हैं हमारे सल्फोनाइल यूरियास और मीग्लिटिनाइड्स और DPP4 इनहिबिटर। सल्फोनाइल यूरियास में आते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टोल ब्यूटामाइड है, सेकेंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड है। फिर हमारे मीग्लिटिनाइड, तो मीग्लिटिनाइड में लास्ट में आता है ग्लीनाइड,
तो नेटिग्लिनाइड और रिपाग्लिनाइड। फिर DPP-4 इनहिबिटर के लास्ट में आता है ग्लिप्टिन, तो सीटाग्लिप्टिन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो इस किसको इनहिबिट करते हैं? GI मतलब अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर होते हैं, ए कार्बोस। फिर जो इंसुलिन रेजिस्टेंट को रिवर्स करते हैं, उसमें पहला हमारा आता है बाइगुआनिस, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। और दूसरे ये जो है ये हमारे क्या होता है PPAR गामा के एगोनिस्ट, तो उसमें आता है ग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन। ठीक है, उसके बाद है हमारे SGLT2 इनहिबिटर, उसके लास्ट में आता है ग्लिफ्लोजिन। तो क्या ना, ग्लिफ्लोजिन डोपामिन एगोनिस्ट है, ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड में आते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है हमारा कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन। तो ये तो जितना लंबा वर्ड उतना ज़्यादा वह लॉन्ग एक्टिंग वगैरह में आ जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकोइड में आता है एल्डोस्टेरोन और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट वी हैव एंटी एंड्रोजन, तो उसमें आएगा एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो कीटोगोनासोल। फिर है एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो फ्लूटामाइड, निलुटामाइड। और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आता है फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस में, तो ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे पहले हम कैल्शियम इंक्रीज करते हैं बाय कैल्शियम, विटामिन D और थायासाइड। फिर है जो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करे, उसमें आता है हमारा बिसफॉस्फोनेट, सर्म और रैंक लाइगेंड की एंटीबॉडी और कैल्शियमाइमेटिक। बिसफॉस्फोनेट में आते हैं हमारे ड्रोनेट्स वाले, तो एलेंड्रोनेट, सोलेंड्रोनेट। फिर सर्म में आते हैं हमारे रेलॉक्सिफेन, रैंक लाइगेंड की एंटीबॉडी है डेनोसुमैब और कैल्शियमाइमेटिक है सिनाकेल्सेट। फिर है जो ड्रग्स ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करें, वो होती है हमारी पैराथायरॉयड एनालॉग, तो उसमें आता है टेरिपेराटाइड। फिर है जिनमें दोनों एक्शन होते हैं, तो उसमें आता है हमारा स्ट्रोंशियम रेनिलेट। फिर एक है ड्रग्स अफेक्टिंग ईस्ट्रोजन का एक्शन, तो इसमें ईस्ट्रोजन कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में मतलब ईस्ट्रोन, ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रायोल, और सिंथेटिक में इथिनाइल ईस्ट्राडायोल। फिर है SERM, तो उसमें अलग अलग है, एक हमने अभी पढ़ा रेलॉक्सिफेन ऑस्टियोपोरोसिस में। फिर है डोलॉक्सिफेन ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर है क्लोमीफेन जो कि पिट्यूटरी इफेक्ट करता है, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए। देन वी हैव ओस्पेमिफेन डिस्पेरियूनिया के लिए, विच इज पेन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और फिर है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और मेलॉक्सिफेन। ओके, फिर हम आते हैं एक्सप्लेन वाई में। तो सबसे पहले है कि प्री ऑपरेटिव थायराइड सर्जरी में हम पोटाशियम आयोडाइड या फिर लुगोल साइडिन क्यों देते हैं। तो सबसे पहले ये वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करेंगे, तो ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है। फिर क्या है, ग्लैंड को बहुत ही छोटा और फर्म बना देंगे, तो इट बिकम्स ईजी टू परफॉर्म द सर्जरी। एंड देन ये बहुत जल्दी से थायराइड हार्मोन्स को कम कर देते हैं, तो देयर इज लेसर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ड्यूरिंग सर्जरी। नेक्स्ट वी हैव कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में हम वाई इज थायरोक्सिन प्रेफर्ड ओवर लियोथायरोनिन। लियोथायरोनिन क्या है? T3, थायरोक्सिन क्या है? T4। T3 ज़्यादा पोटेंट होती है और हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम T4 को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो हमारा T3 है इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, तो मल्टीपल डोज देनी पड़ेंगी। एंड दूसरा क्या है कि अगर हम T3 देंगे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक इफेक्ट होता है, एंड जो T4 है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट वी हैव कि हम सिर्फ फ्लूगोसाइडिन को क्यों नहीं देते एज एन एंटी थायरॉइड ड्रग। तो क्या है कि अगर मोनोथेरेपी हम करेंगे सिर्फ आयोडाइड से, तो क्या है कि आयोडाइड ब्लॉकिंग इफेक्ट जो होता है मतलब वो एस्केप हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म
एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी बेनिफिट। दूसरा क्या है कि जो आयोडाइड है ये थायराइड हार्मोन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। तो अगर मोनोथेरेपी होगी तो क्या है, हार्मोन प्रोडक्शन होती रहेगी लेकिन वो रिलीज़ नहीं होगी। तो जैसे ही हमने ड्रग को विड्रॉ किया तो एकदम से बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट की मतलब देने से कुछ दिन पहले हमें कार्बेमोज़ोल को विड्रॉ क्यों कर देना चाहिए। तो पहले तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो हमने देख लिया दोनों का, कार्बेमोज़ोल का और रेडियो एक्टिव आयोडीन का। तो हमें स्टॉप क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि कार्बेमोज़ोल आयोडीन की इन जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इसका इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करेगी, तो उसका जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है कि जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 डेज़ होती है। तो मतलब जो इफ़ेक्ट है उसको बहुत महीने लग जाएंगे मैनिफेस्ट होने में। तो इसलिए तब तक हमें क्या कार्बेमोज़ोल देनी पड़ेंगी और 3 दिन बाद हमें दोबारा शुरू कर देनी पड़ेगी। फिर है कि मेटफॉर्मिन को हम अल्कोहलिक्स में क्यों नहीं देते। तो क्या होता है कि मेटफॉर्मिन क्या है, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है, तो लैक्टेट बढ़ जाता है। और अगर कि कोई मतलब अल्कोहलिक है तो उनमें क्या होगा कि जो अल्कोहलिक है वो उनमें वो एसोसिएटेड होते हैं लीवर डिसीज़ से, तो इसीलिए उनमें ये लैक्टिक एसिडोसिस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि जो रेगुलर इंसुलिन है उसे हमें खाने से आधे घंटे पहले क्यों देना चाहिए। तो क्या होता है कि जो रेगुलर इंसुलिन है ये शॉर्ट एक्टिंग होती है और जिंक इंसुलिन होती है। और क्या है कि ड्रग इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंसुलिन हेक्सामियर्स इन द वायल। जब हम इसे सबक्यूटेनियसली देंगे तो ये हेक्सामियर्स धीरे धीरे डाइमर्स में टूटेंगे और फिर ये मोनोमर्स में टूटेंगे। एंड इन तीनों फॉर्म का वेरिएबल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है और जो मोनोमर्स है इनका फास्टेस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए मतलब जो टोटल डाइल्यूशन है पूरा मोनोमर बनने में उसे आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए एडमिनिस्टर करने से आधे घंटे बाद इसका एक्शन होता है। दूसरा क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंसुलिन लेवल से जल्दी राइज करता है, तो इसीलिए हमें रेगुलर इंसुलिन को पहले ही दे देना चाहिए। और अगर बहुत पहले दे देंगे हम इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि सेम टाइम पे हमें रिपीटेड डोज ऑफ इंसुलिन क्यों नहीं देनी चाहिए। तो क्या है कि इंसुलिन पहले तो यही है कि किधर देते हैं, एब्डोमेन में, बटक में, एंटीरियर थाई में या डोर्सल आर्म में। तो हमें क्या है कि एक ही जगह पे क्यों नहीं देना चाहिए, अलग अलग जगह पे क्यों देना चाहिए। तो अगर हम अलग अलग जगह पे देंगे तो क्या है कि वेरिएबिलिटी होगी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, तो इंजेक्शन साइट की एलिमिनेशन हो जाएगी। दूसरा क्या है कि एडवर्स इफेक्ट का कम रिस्क होता है, जैसे कि लाइपो हाइपरट्रोफी या फिर लाइपो एट्रोफी। नेक्स्ट वी हैव कि जो ग्लार्जिन है इसे और किसी इंसुलिन प्रिपरेशन के साथ मिक्स क्यों नहीं करना चाहिए। ग्लार्जिन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, एसिडिक फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होती है और जो बाकी सारी है वो न्यूट्रल पीएच पे देते हैं। तो ग्लार्जिन को एसिडिक पे देते हैं और बाकी सबको न्यूट्रल पे देते हैं। अगर ग्लार्जिन को मिक्स कर देंगे तो दोनों तरह की इंसुलिन की एफिकेसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है ये क्या करते हैं, ये एंटी एलर्जिक है लेकिन फिर भी एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्यों नहीं देते। तो स्टेरॉइड्स ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करते, हमें ब्रोंकोडाइलेशन करवाना है। और एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, इमरजेंसी है जहाँ पे हमें बिल्कुल अर्ली ऑनसेट चाहिए। और जो स्टेरॉइड है इनका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है ये क्या है, ये डिलेड होता है और इसलिए लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होते। फिर है कि हम आईवी इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो ये क्या है, कुछ देर बाद ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन और अर्टिकेरिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, लेकिन स्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव इन टाइप 2, 3 एंड 4 हाइपरसेंसिटिविटी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है कि जो मेन एक्शन होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में वो होता है हिस्टामिन का। तो इसीलिए हम सिर्फ हिस्टामिन एंटागोनिस्ट से ही एनाफाइलेक्टिक शॉक को रिवर्स कर सकते हैं।
और फिजियोलॉजिकली एंटागोनिस्ट कौन होता है? एड्रेनलिन, तो इसलिए हम एड्रेनलिन देते हैं। नेक्स्ट है कि पोस्ट पार्टम हेमरेज में हम अर्गोटामीन और ऑक्सीटोसिन को यूज़ क्यों करते हैं? पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या है? जब बर्थ के बाद 24 आवर्स में 500 मिलीलीटर से ज़्यादा या इक्वल ब्लड लॉस हो। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यूट्राइन एटोनी। तो कंट्रोल करने के लिए हम या तो ऑक्सीटोसिन देते हैं या फिर अर्गोटामीन देते हैं। और तो दोनों का एक्शन क्या आता है? अर्गोटामीन क्या करता है? यूट्रस की दोनों अपर और लोअर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है विदाउट एनी रिलैक्सेशन। तो इसलिए क्या है कि ब्लड वेसल जो है उनकी कंप्रेशन हो जाएगी, तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा ऑक्सीटोसिन क्या करता है? फिजियोलॉजिकली ब्लडर को फिजियोलॉजिकली फंडस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी कंट्रोल कर लेता है ब्लीडिंग को। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक ऑक्सीटोसिन होता है जो कि ऑक्सीटोसिनेस रेजिस्टेंट है, तो एज अ बक्कल टैबलेट वो अवेलेबल होता है, तो हम वो भी दे सकते हैं। उसका नाम क्या है? डेसएमिनो ऑक्सीटोसिन। फिर है इंडक्शन ऑफ लेबर में हम ऑक्सीटोसिन को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर प्रोस्टाग्लैंडिन? तो रीज़न सेम है। ऑक्सीटोसिन क्या है? फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बीच में रिलैक्सेशन भी होगी, लेकिन जो अर्गोटामीन है इसमें रिलैक्सेशन नहीं होती, तो इसलिए हम वो नहीं देते, ऑक्सीटोसिन देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि ऑक्सीटोसिन को फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही इंक्रीज होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट वी हैव कि जिनमें थ्रोम्बो एम्बोलिटिक डिसऑर्डर होती है उन वुमेन में हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं देते? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? कोएगुलेबिलिटी बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, और एंटीथ्रोम्बिन के लेवल को डिक्रीज कर देगा, और ये प्लाज्मिनोजन के लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, तो प्लेटलेट की एडहेसिवनेस रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि ओरल प्रेपरेशन में हम इथेनिल ईस्ट्राडायल देते हैं। ईस्ट्राडायोल सिर्फ अकेला नहीं देते। तो ईस्ट्राडायल क्या होता है? नेचुरल ईस्ट्रोजन है, और जो इथाइनाइल वाला है वो सिंथेटिक होता है। जो नेचुरल ईस्ट्रोजन है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी लीवर से इनएक्टिवेट हो जाता है, और ये हम ओरल रूट से भी नहीं दे सकते। लेकिन जो इथाइनाइल ईस्ट्राडायोल है ये हम ओरली दे सकते हैं, एंड इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर कोई फेनिटोइन थेरेपी पे है तो उसे ईस्ट्रोजन का हायर डोज चाहिए। तो फेनिटोइन क्या एंजाइम इंड्यूसर है, तो वो क्या करेगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, तो इसलिए हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को एब्रप्टली स्टॉप क्यों नहीं करना चाहिए? तो अगर हम सडनली विड्रॉ कर देंगे तो जो अंडरलाइन कंडीशन थी उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा जो स्टेरॉइड्स हैं ये HPA एक्सेस के सप्रेशन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्सोजेनस स्टेरॉइड देते हैं तो कोई सिम्टम्स नहीं आते, और अगर हमने एकदम से स्टेरॉइड के डिसकंटिन्यू कर दिया तो देयर विल बी अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी। उसके अलावा नॉन स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं जैसे कि फीवर, माइल्जिया और मलेश, एंड दे में मिमिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। एंड नेक्स्ट है कि इट इज़ रेयरली एसोसिएटेड विद सूडो ट्यूमर सेरिब्राई। इसमें क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी हैव कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अर्ली मॉर्निंग क्यों देते हैं? क्योंकि फिजियोलॉजिकली क्या है कि जो सबसे पहले ये है कि जो नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है HPA एक्सेस की इनहिबिशन के कारण, ये मेजर मैकेनिज्म है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड के लेवल को मेंटेन करके रखता है, और इसका एक डाययूरनल रिदम होता है। तो क्या है कि जो ACTH के लेवल्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में पीक करते हैं, तो इसलिए जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड के लेवल हैं वो भी अर्ली मॉर्निंग पीक करते हैं, और इनके जो लेवल्स हैं एक मिनट